हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 89 में। आपको पता है, आईपीसीसी द्वारा साल 2023 में पब्लिश किए गए इस रिपोर्ट के अनुसार आजकल ग्रीन हाउस गैसों के नॉन स्टॉप एमिशंस के कारण हमारे एनवायरनमेंट और क्लाइमेट सिस्टम को इरिवर्सिबल डैमेज होने लगा है। ये रिपोर्ट आगे कहता है, अगर ग्लोबल वार्मिंग का स्तर सिर्फ 0.5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया तो, एक बार फिर से सुनिए, अगर ग्लोबल वार्मिंग का स्तर सिर्फ 0.5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया तो पूरी दुनिया के सामने चुनौतियों का एक तूफान आ जाएगा। एक्सट्रीम हीट, ड्राउट और अनप्रेसिडेंटेड सी लेवल राइज के चलते कई सारे डेवलपिंग कंट्रीज का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम ही कोलैप्स हो सकता है। यूनाइटेड नेशंस ने तो दुनिया भर के 350 करोड़ लोगों को क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हाईली वल्नरेबल बताया है। आपको पता है, ऐसी खतरनाक सिचुएशन को डेवलप होता देखकर साल 2015 में UNFCCC मतलब यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज ने अपने पेरिस अग्रीमेंट में राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट में रखने का टारगेट सेट किया था। नाउ, अगर आप ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में रखना चाहते हो तो उसके लिए सभी देशों को कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे ग्रीन हाउस गैसों के एमिशंस को कम करना होगा, क्योंकि ये गैसें आउटगोइंग हीट को ट्रैप करके अननेसेसरली हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ाते रहती हैं। ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, पेरिस अग्रीमेंट के बाद 2015 में सभी मेंबर कंट्रीज ने रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट जैसे मेजर्स को अपने एक्शन प्लान का हिस्सा बनाया था, जिसे नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। नाउ दैट क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल थ्रेट, और इसलिए इसे डिटेल में समझने के लिए लेट अस टेक अ स्टेप बैक। सबसे पहले तो हमें क्लाइमेट और वेदर के बीच के डिफरेंस को समझना चाहिए, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं और तेज हवा भी चल रही है। इस तरह किसी स्पेसिफिक प्लेस के स्पेसिफिक टाइम पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन को उस जगह का वेदर या मौसम कहा जाता है, जिसमें टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे एलिमेंट्स को कंसीडर किया जाता है। द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट वेदर इज ये फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहता है, मतलब हर दिन आप एक अलग ही मौसम को एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट, ये किसी एक जगह के वेदर कंडीशंस के एवरेज और लॉन्ग टर्म पैटर्न्स को रेफर करता है। फॉर एग्जांपल, रायपुर सिटी की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से प्रॉक्सिमिटी, वार्म टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न के बेसिस पर इसे आप एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला रीजन मान सकते हो। आपको पता है, इस क्लाइमेट का फॉर्मेशन हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, क्रायोस्फीयर और बायोस्फीयर के बीच कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस के बाद हमारे एनवायरनमेंट में एक डेलिकेट बैलेंस बनने से होता है। हाउ एग्जैक्टली? चलिए समझते हैं। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर और ओशंस के बीच कंटिन्यूअस हीट और मॉइस्चर का एक्सचेंज होते रहता है, which plays an important role in shaping our climate patterns. More so, ओशन करंट्स पूरे ग्लोब में हीट का ट्रांसपोर्ट करके टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करते हैं। आपको पता है, अगर किसी साल ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का पानी बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया तो इट विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ एल नीनो एंड ला नीना। पूरे ग्लोबल क्लाइमेट को कितना प्रभावित कर सकता है, यू कैन नॉट इमेजिन। इसे समझने के लिए आप हमारा एपिसोड 41 देखना ना भूलें। नेक्स्ट, हमारे क्लाइमेट में होने वाले चेंजेस को रेगुलेट करने में फीडबैक मैकेनिज्म्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारी धरती के आइस और स्नो कैप्स मेल्ट होते जा रहे हैं, जिसके चलते अर्थ सरफेस की रिफ्लेक्टिविटी भी कम होते जा रही है। मतलब अर्थ सरफेस और ज्यादा सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ता जाएगा। इसे पॉजिटिव फीडबैक लूप कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली
ये पॉजिटिव फीडबैक लूप्स हमारे क्लाइमेट में बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। आगे हमें इस तरह के पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स को आइडेंटिफाई करके उनके सिर्फ फेवरेबल आउटकम्स को लेवरेज करना है। आपको पता है, हमारी धरती इनकमिंग सोलर रेडिएशन और आउटगोइंग थर्मल रेडिएशन के बीच एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करती है, जिसे अर्थ का एनर्जी बजट कहा जाता है। अब आप समझ सकते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन में थोड़ा सा भी चेंज, मतलब जैसे ग्रीन हाउस गैसों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाना, इस डेलिकेट बैलेंस को बिगाड़ सकता है। वेरी सैडली, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, मतलब पिछले 200 सालों में जिस हिसाब से फॉसिल फ्यूल्स को जलाया गया है, डिफॉरेस्टेशन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में बढ़ोतरी हुई है। आईपीसीसी डेटा के अनुसार हमारी धरती का एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। सर्टनली इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस, है ना? आपने इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के बारे में जरूर सुना होगा। आपको पता है, साल 2019 में 16 वर्ष की ग्रेटा ने पूरे अटलांटिक ओशन के 6000 किलोमीटर की लंबाई को एक रेसिंग बोट की मदद से 14 दिन में पूरा किया था। ऑफ कोर्स शी कुड हैव टेकन अ फ्लाइट, लेकिन तब ग्रेटा यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट को अटेंड करने जा रही थी और वो एक सिंबॉलिक कार्बन न्यूट्रल ट्रिप का एग्जाम्पल पूरी दुनिया के सामने सेट करना चाहती थी। आपको यकीन नहीं होगा, उसी साल 2019 में इस 16 साल की लड़की को नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। हैट्स ऑफ। क्लाइमेट चेंज जैसे बर्निंग इशू को एक सेशन में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है और इसलिए आने वाले सेशंस में इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।